नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम इन्फो एज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 45% नीचे ट्रेड कर रहा है। भारी गिरावट देखने को मिली है, इसके बावजूद कोई खास रिकवरी नज़र नहीं आती। जो थोड़ा बहुत स्टॉक रिकवर हुआ भी था, आज वापस गिरावट देखने को मिली। 7% ये नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो इसका रीज़न क्या है, समझने की कोशिश करेंगे और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए या फिर निकलने के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो रीज़न जान लेते हैं कि इतनी गिरावट क्यों हो रही है। अगर आप इन्फो एज के रिलेटेड कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऐसा कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, कोई लेटेस्ट अपडेट कंपनी के द्वारा ऐसा नहीं आया है कि आपको इतनी ज़्यादा गिरावट स्टॉक में देखने को मिले। जो रीज़न है वो आपके सामने है। जोमेटो का चार्ट सामने लगा हुआ है, कंटिन्यूस गिरावट जोमेटो में देखने को मिल रही है। इन्फो एज का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है जोमेटो में। एक्चुअली बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत बड़ी हो चुकी है। अभी यहाँ पर जोमेटो का शेयर प्राइस नीचे आ रहा है, तो वो वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है, इसीलिए इन्फो एज में भी गिरावट हुई है। आप देख सकते हैं 150 पर ट्रेड करा था और फिलहाल ये 65 पे आ चुका है। 75 का सपोर्ट भी तोड़ दिया है। पॉलिसी बाजार में भी निवेश किया इन्फो एज ने। यहाँ पर भी देखिए 1200-1300 का स्टॉक, फिलहाल ये 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी एकदम ब्रेकडाउन वाली कंडीशन में, ये लेवल टूट जाता है तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यही वो रीज़न है कि हमें इन्फो एज में गिरावट नज़र आती है। जब तक जोमेटो और पॉलिसी बाजार में आपको थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी नज़र नहीं आएगी, तब तक सेंटिमेंटल प्रेशर हमें इन्फो एज पर बनता हुआ नज़र आ सकता है। अब फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन से 74.5% का रेवेन्यू आता है। 99 एकर्स रियल एस्टेट से 13.3% और अदर से 12.2%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 93% का रेवेन्यू है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 7% का। कुछ फंडामेंटल नंबर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे जो नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर्स हैं 68.96,000 है नौकरी.com में एज ऑफ दिसंबर 2021। नंबर ऑफ रेज्यूमेस के बारे में बात करें, ये 80 मिलियन है। यहाँ पर आपको एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिलता है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र के बारे में बात करें, 76,000 रुपीज़ का ARPU है। ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो ये डेटा भी हमने अपडेट होता हुआ नजर आएगा। मार्च 2021 का डेटा हमें दिखाई पड़ता है। फिनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ नजर आती है। यहाँ पर हमें कंपनी ने लॉस रिपोर्ट करता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए कंपनी में वो तो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड हमें लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता हुआ नजर आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 38.17% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 11.9%, अदर DII 3.7% और FII 34%। रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 12% की हिस्सेदारी है। देखिए इक्विटी अगर प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ पर 50% से कम इक्विटी है प्रमोटर्स के पास। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाकी की इक्विटी में ऐसा नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर्स भरे हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस का अच्छा खासा इंटरेस्ट हमें दिखाई पड़ता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 20 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 45% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 94% का अपसाइड है, मीडियन है 29% का अपसाइड और लोअर साइड पे 20% की गिरावट बताई जा रही है। 3400 के आसपास का लेवल बताया जा रहा है। 58,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। 4 का PE रेशियो 4.745 का PE रेशियो है। एक्चुअली इतना सस्ता वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन जोमेटो में इन्होंने जो प्रॉफिट बुक किया है, इसलिए वन टाइम प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिख गया, इसीलिए वैल्यूएशन हमें बहुत ज़्यादा सस्ता होता हुआ नजर आता है। चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि 7,000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 4200 के लेवल पे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। एक्चुअली बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे, जिस हिसाब से गिरावट हुई थी एक थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। उसके बाद स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया, ये हाई बन गया, बाद में स्टॉक हमें नीचे ही आता हुआ नजर आया है। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 34 है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है और ये जो लो बनाया था उस लो के भी नीचे फिलहाल ये स्टॉक हमें आता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट इसके नीचे हमें क्लोज होता हुआ नजर आता है।
वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे फिलहाल ये स्टॉक अपने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज को भी तोड़ चुका है। ये सपोर्ट भी हमें टूटता हुआ नजर आया। 200 वीक्स के मूविंग एवरेज को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। वीकली आरएसआई के बारे में बात करें 36 का वीकली आरएसआई है, काफ़ी ज़्यादा खराब हालत में फिलहाल ये स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है। अब मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट में भी आप देख पाएंगे 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज पर यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, उसमें भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी, थोड़ा बहुत आपको डोजी टाइप का कैंडल बनता हुआ नजर आया और ये रेस्ट लेने के बाद वापस आपको ये नीचे की जर्नी शुरू करता हुआ नजर आता है। मंथली आरएसआई 48.4 है, यहाँ पर भी हमें वीकनेस के संकेत ही दिखाई पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं 5100 के आसपास का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, पहले ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद थोड़ी तेज़ी आई, वापस गिरावट हुई, यहीं से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आया। तो जब तक ये 5100 के ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक हमें बुलिश होने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सपोर्ट के बारे में बात करें, एक्चुअली देखा जाए करंट मार्केट प्राइस से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कई बार स्टॉक यहाँ से हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया, तो ये लेवल सपोर्ट तो है और काफी ज्यादा वीक है। ऑलरेडी 5 बार यहां से सपोर्ट लेकर चला गया है, अब ये 6th टाइम है कि यहां पर स्टॉक आ रहा है, तो चांसेस ये ज्यादा होते हैं कि स्टॉक में यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। 4200 का ये सपोर्ट है, लेकिन अभी ये इतना ज़्यादा होल्ड किया है, तो मेरे हिसाब से एग्जिट करने से पहले हमें यहाँ पर थोड़ा और वेट करना चाहिए और ये जो लो बनाया था वहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि एक राउंड ऑफ लेवल भी हो जाता है। तो हमारी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि 4000 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट है और इसी को ध्यान में रख के हमें काम करने के बारे में सोचना है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म के लिए पोजिशन तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा वीक है और चार्ट पर कोई भी स्ट्रेंथ हमें नज़र नहीं आती है। मार्केट का सेंटिमेंट भी इतना अच्छा नहीं है कि ऐसे वीक स्टॉक में हम थोड़ा सा ट्राई भी कर सकते हैं। तो इसीलिए फिलहाल के लिए तो हमें यहां पर कोई भी शॉर्ट टर्म मिड टर्म की पोजीशन बनाने से बचना है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी ने खरीद के रखा है तो क्या करना चाहिए, सपोज आपने यहां पर खरीदा है, यहां पर खरीदा है या नीचे भी खरीदा है, तो क्या करना चाहिए, तो यहां पर एग्जिट का प्लान रखना मेरे हिसाब से जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा पैटर्न नहीं है। हम यहां पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं भाई ये सोच करके स्टॉक और गिरेगा, ऐसा नहीं है। ये काफी ज्यादा ऑलरेडी गिर चुका है और अब भी वीक है, मतलब स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही वीकनेस है। ये कितना ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हमें पैटर्न भी बनता हुआ नजर आता है, हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है। तो इस हिसाब से तो जो ये डेप्थ है सेम हमें नीचे नजर आ सकती है, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही बियरिश हो जाएगा। उतना ज़्यादा बियरिश होने की फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से टेम्पररी एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक टेक्निकली कुछ ज़्यादा ही वीक हमें नजर आता है। टेम्पररी एग्जिट है, वापस स्ट्रांग होगा, हम यहाँ पर एंटर हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार स्टॉक गिर गया फिर गिरता ही चला गया, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से हमारा एग्जिट प्लान ये होना चाहिए कि अगर ये स्टॉक 4000 के नीचे वीकली क्लोज दे देता है तो हम यहाँ पर एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। हमें शायद ऐसा हो सकता है कि भाई वीकली क्लोजिंग आए तब तक ये स्टॉक 3900 के आसपास भी पहुंच जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इतना रिस्क मैं लेने को तैयार हूं। आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेने के बारे में सोच सकते हैं। ये मेरा व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और जो एनालिस्ट ने टारगेट बताया था कि 3500 के आसपास स्टॉक आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये 4000 का लेवल टूट जाता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट नजर आता है 3150 से करके 3400 के आसपास का ये वाइड जोन है। यहाँ पर इसने थोड़े टाइम स्पेंड किया था, उसके बाद आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला था, तो इस जोन में कहीं पर भी हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे अच्छे नजर आते हैं। यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है, ऑपरेटिंग बिजनेस, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आती है। ग्रोथ भी ओवरऑल एक अच्छी देखने को मिली है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें अच्छा नजर आता है, DIS का स्टेक भी बढ़ता हुआ नजर आता है। ये कुछ पॉजिटिव्स है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, FII का स्टेक कंटिन्यूसली कम हो रहा है, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट भी बियरिश नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए तो वीक है, अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल मैंने एग्जिट प्लान आपके साथ शेयर किया है। फ्रेश बाइंग के बारे में बात करें, अभी वेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है, हमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख जाए, प्राइस एक्शन आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आए, कुछ मजबूती नजर आए भाव में, तो हम यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचेंगे। टेम्पररी एग्जिट के बारे में मैं प्लान कर रहा हूँ, वो भी अगर 4000 के नीचे वीकली क्लोज देता है, वरना यहाँ पर हम एग्जिट नहीं करेंगे, होल्ड करके रखेंगे। और जब भी स्टॉक में स्ट्रेंथ आएगी हम खरीदारी के बारे में वापस सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल एग्जिट प्लान तैयार होना मेरे हिसाब से जरूरी हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।